Assalamu alaikum dear student. Today our topic is importance of carbon. आज हम पानी की अहमियत पढ़ेंगे कि वाटर की क्या अहमियत है जानदारों की ज़िंदगी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाटर है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ लाइफ, यानी कि तमाम जानदारों की बॉडी मास के अंदर, ज़िंदा चीज़ों की जिस्म के अंदर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम कहते हैं जो वाटर है ये तमाम जानदारों की जिस्म के अंदर मुख्तलिफ परसेंटेज के अंदर पाया जाता है। मसलन हम कहते हैं कि हमारी जो हड्डी है, बोन है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन परसेंटेज और है, और जब हम ब्रेन सेल्स की बात करते हैं उसके अंदर वाटर की परसेंटेज और है। इसी तरह हम अपने हेयर्स की बात करते थे, इसके अंदर वाटर की परसेंटेज और है। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं जानदारों के अंदर जो वाटर की परसेंटेज पाई जाती है वो कितने परसेंट पाई जाती है, वो हम कहते हैं 65 से 89% मुख्तलिफ जानदारों के अंदर वाटर की परसेंटेज पाई जाती है। और जो आपकी बुक में एग्जांपल दी है वो दो दी है कि जो 20% वाटर है वो किसके अंदर पाया जाता है, बोन सेल्स में पाया जाता है, और 85% जो वाटर है वो किसके अंदर पाया जाता है, ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज पाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जितने भी हमारे जिस्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, तमाम रिएक्शन जो हों, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, इन तमाम तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। वो वाटर की मौजूदगी के अंदर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो वाटर है हम कहते हैं ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को हल कर लेती है उसको हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो वाटर जो है ये तकरीबन बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के जिस्म के अंदर, ठीक है ना। जो वाटर है ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, अपने अंदर चीज़ों को हल कर लेता है, और फिर इसकी वजह से तमाम तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो हम कहते हैं जो वाटर है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो तकरीबन तमाम तरह की चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जो वाटर है ये किन चीज़ों को अपने अंदर हल कर सकता है। ये आयनिक कंपाउंड को हल कर सकता है, ये कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हल कर सकता है, और नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी अपने अंदर किसी हद तक हल कर लेता है। तो मैं इनकी एग्जांपल देता हूँ कौन कौन सी। आयनिक कंपाउंड कौन सा आता है, जो हम रोज़ नमक खाते हैं, NaCl, नमक जो है ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। देखें आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल क्या, NaCl, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर इसको किस तरह से अपने अंदर हल कर लेता है कि देखें ये वाटर के अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो वाटर क्या करता है, सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन्स को क्या कर देता है, अलग-अलग कर देता है, और इनके गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। किस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं कि देखें ये वाला ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसी तरह ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसी तरह ये देखें ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, इसी तरह ये क्या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एक सोडियम के गिर्द बहुत सारे ऑक्सीजन के आयन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह से ये इनको खींचते हैं, लाला करते हैं। और क्लोरीन के गिर्द कौन इकट्ठा हो जाता है, क्लोरीन के गिर्द सोडियम हाइड्रोजन के आयन्स इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है कि जो ऑक्सीजन है वो दूर रहता है, और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के पास जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह देखें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन क्या है, दूर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह क्लोरीन के गिर्द हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं, और सोडियम के गिर्द ऑक्सीजन के जो आयन्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह ये आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेते हैं, और आयनिक कंपाउंड के आयन्स को अलग-अलग करके खींच लेते हैं। इस तरह से ये पानी अपने अंदर आयनिक कंपाउंड को हल कर लेता है। जो कोवलेंट कंपाउंड है इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं HCl है, ठीक है ना।
जो कोवलेंट इसके अंदर बॉन्ड पाया जाता है, इसको भी पानी अपने अंदर हल कर लेता है। और नॉन पोलर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पानी अपने अंदर किसी हद तक डिज़ाल्व कर लेता है? इसमें कौन से मालिक्यूल्स हैं? फैट्स के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ हम कहते हैं आयल्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो मालिक्यूल्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं, पानी इनको भी किसी हद तक अपने अंदर हल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मालिक्यूल है फैट के या आयल के जिनको पानी अपना बिल्कुल हल नहीं करता, और अगर हल नहीं करता तो इनको हम किसका नाम देते हैं? ये वाले मालिक्यूल क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। अगर फैट के या आयल के मालिक्यूल जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं, फैट्स के या आयल्स के या लार्जर मालिक्यूल किसके होते हैं? प्रोटीन्स के, तो वाटर इनको अपने अंदर हल नहीं करता। अगर हल नहीं करता, इनसॉल्युबल रखता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो जिस्म की बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है, जिस्म हमारे सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फिर ये हेल्प करते हैं और ये मालिक्यूल सेल की साख्तों को बनाते हैं। अगर ये भी हल हो जाए तो सेल की जो शक्ल है वो मेंटेन नहीं रहेगी। उसके बाद हम आते हैं हीट कैपेसिटी। जो वाटर है इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? देखें, आप इस तरह करें कि एक पत्थर ले लें और पानी ले लें, 1 किलो पानी और पत्थर ले लें, दोनों को आप धूप में रखें। आप देखें कि कौन सी चीज़ पहले गर्म हो जाती है। आप देखेंगे कि पत्थर पहले गर्म हो जाएगा और पानी गर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है हीट को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन पत्थर जो है उसके ऊपर जैसे हीट पड़ रही है वो अब्ज़ॉर्ब कम कर रहा है और वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी का मतलब ये है, मीन ये है कि कोई भी चीज़ अपने अंदर कितनी हीट को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, इसको हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी टू अब्ज़ॉर्ब, कैपेसिटी टू अब्ज़ॉर्ब हीट। तो कोई भी जो लिक्विड है अपने अंदर या कोई भी सब्सटेंस है अपने अंदर हीट की कितनी कैपेसिटी को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। इसलिए हम कहते हैं जो वाटर है ये हीट को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेता है, लेकिन इसका जल्दी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको अभी पत्थर और पानी की एग्जांपल दिया, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं जिस तरह हमने फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइज़र रखा होता है, बिजली थोड़ी हो ज़्यादा हो तो बिजली को मेनटेन करता है, स्टेबल करता है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो वाटर है ये क्या करता है? हमारे जिस्म के ऊपर हीट पड़ती है, हीट अंदर पैदा होती है, तो इस हीट को जज़ब कर लेता है। जब हीट को जज़ब करता है, इसलिए हम कहते हैं जो वाटर है ये हमारे जिस्म के अंदर हीट को स्टेबल करता है। इसलिए हम कहते हैं ये किसका काम करता है? ये हीट स्टेबलाइज़र का काम करता है। ये मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होती है। हम कहते हैं कि जब हमने पानी ले लिया और पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री है, हम ये कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोरेशन का क्या मीन है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोरेशन का ये मीन है कि हमारे पास जो वाटर था, वाटर का टेम्परेचर था 15 डिग्री। हमने ऐसे करना है कि इसका टेम्परेचर करना है कितना? 16 डिग्री। यानी हमने वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करना है? वाटर का इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? इस वाटर को गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, कैलोरीज देनी पड़ेगी। कैलोरी क्या है? एनर्जी के यूनिट्स हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोरेशन का मीन क्या है कि अगर हम ये कहते हैं हमारे पास वाटर 1 ग्राम है, ठीक है ना, उसका हमने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, यानी हमने 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर पानी का करना है, तो हमें कितनी कैलोरीज एनर्जी देनी पड़ेगी? तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देंगे। अगर हमने 1 किलोग्राम पानी जो है उसको हमने वेपर्स में बदलना है, तो हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी वाटर को देनी पड़ेगी, तो और वेपर में बदल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वाली जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये बहुत ही अहम है। ये किस काम आती है जानदारों के अंदर? ये देखें, हम कहते हैं जब जानदारों के मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन होते हैं। कौन सी रिएक्शन होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। जब जानदार सांस लेते हैं तो उस वक़्त सांस के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज C6
H12O6 के मालिक्यूल क्या होते हैं, टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है वाटर, और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है ATP के मालिक्यूल, और साथ क्या बनता है हीट। देखें जब कोई भी बंदा तेज़ काम कर रहा है, भाग रहा है, तो उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये ATP भी बन रही होती है, हीट भी बन रही होती है। ठीक है, तो ये वाली जो हीट है जब ये बनती है तो ऑक्सीडेशन के दौरान जब बनती है तो इस हीट को इस्तेमाल करता है जिस्म इस्तेमाल करता है। तो क्या करता है, इस हीट को इस्तेमाल करते हुए जो जिस्म के अंदर पानी होता है इसको वेपोराइज करवा दिया जाता है, यानी पसीना आता है। तो हम ये कहते हैं कि जब इस हीट को इस्तेमाल किया जाता है, ये वाली जो हीट होती है, इस हीट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो बॉडी में क्या आता है, स्वेटिंग होती है, क्या होती है, पसीना आता है। तो वो पसीना जो आता है वो हीट की वजह से उसको क्या करवा दिया जाता है, वेपोराइज। वो वेपोराइज कहा जाता है, उड़ जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं। तो ये हीट इस्तेमाल हो जाती है, और जब वाटर की वेपोराइजेशन होती है, ठीक है ना, तो जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस्म की हीट कम हो जाती है। इस तरह से कूलिंग इफेक्ट होता है और जिस्म के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और जिस्म के बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। एनिमल्स में क्या हो, वेपोराइजेशन हो, ठीक है ना, या हम क्या कहते हैं, स्वेटिंग हो, क्या हो, स्वेटिंग हो, यानी पसीना आए, यानी पानी वेपर की शक्ल में उड़े। इसको हम क्या, इसका नाम देते हैं, परस्पायरेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर पौधों में, किसमें, इन प्लांट्स, अगर पौधों में वाटर क्या होता है, वेपोराइज होता है, तो इस अमल को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसपायरेशन का। तो चाहे एनिमल्स के अंदर वेपोराइजेशन होती है पानी की, चाहे प्लांट्स के अंदर होती है, तो पौधे भी अपनी हीट को इस्तेमाल करते हैं, एनिमल भी अपनी हीट को इस्तेमाल करते हैं। और वाटर की क्योंकि हीट ऑफ वेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिस्म की बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, वाटर को लेके वेपोराइज हो जाता है और जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वाटर क्या है, जब वेपोराइज होता है ये जिस्म को ठंडा कर देता है, इसलिए हम कहते हैं ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर आपने पंखा चलाया, कूलर पंखा, उसके ऊपर आप पानी थोड़ा थोड़ा गर्म भी डाल दें, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखें वो पानी ठंडा हो चुका होता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो आपने कूलर में पानी डाला होता है, देखें ये आपने कूलर में पानी डाला हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर पानी के मालिक्यूल कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है। जो ऊपर वाटर के मालिक्यूल्स हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी क्या हो, उनकी एनर्जी हो हाई। तो जिनकी एनर्जी हाई होती है, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वो वेपोराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और जो बाकी पीछे रह जाते हैं वो कम टेम्परेचर वाले होते हैं, और जो पीछे पानी रह जाता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इस तरह से वो पानी क्या हो जाता है, आस्ता आस्ता ठंडा हो जाता है। तो हम इसी तरह देखें 1000 मिलीलीटर वाटर में से अगर कितना वाटर 2 ml, कितना 2 ml जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेपोराइज। अगर वो वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है, तो पीछे जो टेम्परेचर, पीछे जो वाटर रह जाता है वो कितना रह जाता है, 98 मिलीलीटर पीछे वाटर रह जाता है। सिर्फ 2 मिलीलीटर वाटर ऊपर गया है, वेपोराइज हुआ है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था, पीछे रह गया 998 मिलीलीटर। जो पीछे टेम्परेचर, पीछे वाटर रह जाता है, इसका टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 1 डिग्री इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरह हम कहते हैं जब पानी वेपोराइज होता है ऊपर की तो उड़ता है, तो जो बाकी पीछे टेम्परेचर पानी रह जाता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब हम कहते हैं जब वो वेपोराइजेशन होती है तो कूलिंग होती है। इस तरह जब गर्मी के अंदर बाहर सहरा के अंदर पौधे खड़े होते हैं तो वो पानी को क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, तो उनके जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस तरह अपने जिस्म को मेनटेन करते हैं। इसी तरह जब गर्मियों में हमें पसीना आता है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो हमें पसीना आता है, तो पसीने क्या करता है, वाटर के जो मालिक्यूल होते हैं जिस्म के हमारे हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर वेपोराइज हो जाता है और हमारे जिस्म का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह वाटर बहुत अहम है हमारी बॉडी के लिए और प्लांट्स की बॉडी के लिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं आयोनाइजेशन। जो वाटर है ये आयोनाइजेशन फॉर्म के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर पाया जाता है। देखिए अगर हम कहते हैं ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में होते हैं और बहुत सारी रिएक्शन होते हैं जो ऐसे OH आयन की मौजूदगी में होते हैं। यानी कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो एसिड की मौजूदगी में होते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बेस की मौजूदगी में होते हैं। तो ये वाले आयंस इस्तेमाल होते हैं। और जो वाटर है H2O ये किस तरह सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की शक्ल में पाया जाता है कि वाटर के मालिक्यूल ब्रेकडाउन हो के इससे क्या बनते हैं, हाइड्रोजन के आयन बनते हैं और कौन से आयन बनते हैं, OH आयन बनते हैं। तो इस तरह ये वाले आयंस इसमें वाटर के मालिक्यूल में कन्वर्ट भी होते हैं और वाटर के मालिक्यूल इन आयंस में कन्वर्ट होते रहते हैं, हर वक्त सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हम कहते हैं अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है 25 टेम्परेचर डिग्री है, यानी क्या हम कहते हैं रूम टेम्परेचर है। अगर रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर की पर जो वाटर के मालिक्यूल आयंस होते हैं वो कितने होते हैं, 10⁻⁷ इनकी इतनी मकदार होती है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इन आयंस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं लास्ट में जो वाटर है जो प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करता है। वाटर किस तरह हमारे जिस्म की प्रोटेक्शन करता है, देखिए हमारी आंखें जो हैं, आइज़ हैं, आइज़ के ऊपर ये आईलिड्स हैं, ठीक है ना, आँख का जो पर्दा है, तो आँख के पर्दे और जो आँख की सरफेस है इनके दरमियान में पानी है। तो ये पानी क्या करता है, हमारी आँख, तो ये जो वाटर है हमारी आँख के पर्दे, आईलिड और आँख की सरफेस के दरमियान पानी है। ये पानी क्या करता है, हमारी आईलिड और आँख की सरफेस के दरमियान में रगड़ पैदा नहीं होने देता, फ्रिक्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारी आँख जो होती है इसमें ज़ख्म नहीं पैदा होता। जो रीढ़ की हड्डी है इसके दरमियान में भी वाटर के मालिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जब हम कहीं ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग लगाते हैं तो हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है या रीढ़ की हड्डी होती है वो इस तरह आपस में क्या करती है, टकराती हैं। लेकिन टकराती हैं अगर वो सारी हड्डी ही हों तो आप टकरा के क्रैक हो सकती हैं, टूट सकती हैं। दरमियान में पानी होने की वजह से क्या होता है कि वो आपस में वाटर क्या करता है, उस चोट को अब्जॉर्ब कर लेता है और हड्डियों के दरमियान जो क्रैकिंग होती है उसको बचाता है। इस तरह से वाटर क्या करता है, हमें हमारी प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। इसलिए हम कहते हैं जो वाटर है ये किसके तौर पर काम करता है। देखिए मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि आई लिड्स एंड आई सरफेस के दरमियान में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर क्या करता है, ये क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है हमारे, ठीक है ना। इस तरह हमारी आंखें जो हैं वो डैमेज होने से बच जाती हैं। इसके अलावा वाटर किसके तौर पर काम करता है, हम कहते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। लुब्रिकेंट उस चीज़ को कहते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन को काम करती है, और वाटर फ्रिक्शन को काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। और आखिर में इसने लिखा है कि वाटर कुशन के तौर पर काम करता है। कुशन किसको कहते हैं, कुशन कहते हैं गद्दी को। मसलन हम कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए कि जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक है ना, उसके एक वर्टेब्री है, दूसरी वर्टेब्री है, तीसरी वर्टेब्री है, तो मुख्तलिफ वर्टेब्रीज के दरमियान, ठीक है ना, मसलन मैं कहता हूँ ये एक रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टेब्री है, ये दूसरी है, तो इनके दरमियान में ये वाटर की एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वाटर फिल है, फिल भरा हुआ पानी।
तो जब हम कहीं से छलांग लगाते हैं इस तरह से, तो दरमियान में वाटर होने की वजह से जो गद्दी का काम करता है, तो ये आपस में क्या करती हैं, हड्डियाँ टकराती नहीं हैं और ये क्रैक होने से बच जाती हैं। तो हम यानी कहते हैं जो वाटर है हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रोमा। ट्रोमा किसको कहते हैं, सख्त चोट को कहते हैं, कि जब सख्त चोट आनी होती है तो वाटर हमें उससे बचाता है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है इसके गिर्द भी है, हमारा जो लंग्स हैं, कहाँ कहाँ किस किस आर्गन के गिर्द वाटर की लेयर है, हमारे लंग्स के गिर्द, हमारे लंग्स के गिर्द, फेफड़ों के गिर्द क्या है, वाटर की लेयर है, ठीक है ना। हमारे हार्ट के गिर्द, हमारे हार्ट के गिर्द भी वाटर की लेयर है। इसके अलावा हमारे जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी वाटर की एक लेयर है, ठीक है ना, जो हमें हमारे दिल की फ्रिक्शन को बचाती है, हमारे फेफड़ों की फ्रिक्शन को बताती है, स्पाइनल कॉर्ड की ब्रेन की फ्रिक्शन को बचाती है। इस तरह हम कहते हैं जो वाटर है हमें प्रोटेक्ट भी करता है।